चलिए जी, मटेरियल मैनेजमेंट को थोड़ा शुरू से ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमारा जो है ना वो याद दहानी जो दोबारा फ्रेश हो जाए। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है जी मटेरियल मैनेजमेंट MM। कुरिकुलम है ठीक है इंट्रोडक्शन टू S/4HANA यूजिंग ग्लोबल बाइक। ग्लोबल बाइक बेसिकली कंपनी है ग्लोबल बाइक जिसकी एग्जांपल लेके आगे सारा मटेरियल मैनेजमेंट को हमने समझना है। ठीक है। ठीक मैं घबरा गया, मैंने कहा ये नया वर्ड आ गया ग्लोबल भाई, ये क्या हुआ? ग्लोबल बाइक जो है बेसिकली कंपनी है जिसको एज एग्जांपल यूज करके हम आगे इसको चलाएंगे। ठीक है ठीक तो है जो ठीक है इसका ठीक है। जो ये इसका इंट्रोडक्शन है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें है यू आर एबल टू डिस्क्राइब द परचेज टू पे बिजनेस प्रोसेस, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स दैट सपोर्ट टू द परचेज ऑर्डर। ये वही आ गया हम्म, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स। ठीक है। उसके बाद आगे क्रिएट अ मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड, क्रिएट अ वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, क्रिएट अ परचेज रेक्विजिशन फॉर स्टॉक एंड कंज्यूमेबल मटेरियल्स। उसके बाद है हम्म, क्रिएट अ परचेज ऑर्डर बाय रेफरेंसिंग अ परचेज रेक्विजिशन, ठीक है पोस्ट अ ठीक है। गुड्स रिसीव्ड फॉर अ परचेज ऑर्डर। उसके बाद एक्सप्लेन दी हम्म, वेयर हाउस स्ट्रक्चर इन दी वेयर हाउस मैनेजमेंट। WM का एक जो सब मॉड्यूल है MM का, उसके अंदर है एंटर ठीक है वेंडर इनवॉइस, प्रोसेस द ऑटोमेटिक पेमेंट रन, एक्सप्लेन द इंटीग्रेशन पॉइंट्स ऑफ द परचेज टू पे एंड इन बिजनेस प्रोसेस। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ठीक हमारा। कुछ टॉपिक्स हैं MM के, कोर जो टॉपिक हैं ठीक है MM के, ये सारे कोर टॉपिक हैं। उसके बाद इसकी ठीक है फंक्शनैलिटी क्या है MM की? मटेरियल मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी के अंदर सबसे पहले चीज़ है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट। MM की जो हम्म, फंक्शनैलिटी के अंदर है उनके इन्वेंट्री को मैनेज करना। और परचेजिंग है, ठीक है जितनी भी परचेजिंग है हमारी वो MM के अंदर आती है। उसके बाद MRP, मटेरियल ठीक है रिक्वायरमेंट प्लानिंग। उसके बाद है फिजिकल इन्वेंट्री। उसके बाद है वैल्यूएशन, सर्विस मास्टर, इनवॉइस वेरिफिकेशन एंड प्रोडक्ट कैटलॉग्स। तो ये कुछ ठीक है फंक्शनलिटीज हैं, स्टैंडर्ड फंक्शनलिटीज SAP की जो MM के अंदर होती हैं। यूनिट ठीक ओवरव्यू है है। ओवरव्यू के अंदर सबसे पहला जी MM का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि MM का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। और उसके बाद ठीक है है MM मास्टर डाटा। MM का मास्टर डाटा क्या है? उसके बाद है MM प्रोसेसेस प्रोक्योर टू। ठीक है तो ये ठीक तीन है तीन चीजें यूनिट ओवरव्यू है इसके। इसके ठीक बाद है है जी MM का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो MM का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंदर सबसे पहले है क्लाइंट एंड इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट इन द सिस्टम। तो ये क्लाइंट बेस ठीक है जितना भी काम है, इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट इन द सिस्टम। और क्लाइंट के ऊपर जितने भी कंपनी कोड हैं, द कंपनी कोड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच यू कैन मेंटेन अ लीगल सेट ऑफ बुक्स। तो कंपनी कोड ठीक है एक ऐसी रजिस्टर्ड फर्म या कंपनी है जिसके अपनी जो लीगल बुक्स हों, अपनी बैलेंस शीट, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस हो, तो ये कंपनी कोड जो है ना ये हम किसी भी क्लाइंट के ऊपर बनाते हैं। उसके बाद प्लांट है। प्लांट ऑपरेटिंग एरिया और ब्रांच विद इन अ कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, परचेसिंग और मेंटेनेंस फैसिलिटी। जितनी भी ये चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, परचेसिंग और मेंटेनेंस फैसिलिटी, ये सारी हमारी किसके ऊपर होती हैं? प्लांट के ऊपर। ठीक है। ठीक है और ठीक है ये ठीक है क्या होता है? ऑपरेटिंग एरिया और ब्रांच विद इन अ कंपनी। ये इन सारी चीज़ों का एक ऑपरेटिंग एरिया जिसको हम प्लांट बोलते हैं। ठीक है ठीक उसके है बाद है ठीक है जी स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन जो है एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट अलाउइंग डिफरेंशिएशन बिटवीन द वेरियस स्टॉक्स ऑफ ए मटेरियल इन अ प्लांट। एक ठीक है प्लांट के ऊपर रहते हुए अगर हमने स्टॉक को सेग्रीगेट करना है, डिफरेंशिएशन बिटवीन द वेरियस स्टॉक्स ऑफ ए मटेरियल, अगर हमने कुछ मटेरियल्स को डिफरेंशिएट करना है विद इन अ प्लांट, तो हम स्टोरेज लोकेशन के थ्रू स्टॉक की डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है उसके बाद है जी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन परचेजिंग। परचेजिंग के अंदर है जी सबसे ऊपर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। द बाइंग एक्टिविटी ठीक फॉर अ है प्लांट टेक्स प्लेस एट द परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी भी बाइंग एक्टिविटी है फॉर अ प्लांट टेक्स प्लेस एट द परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी की सारी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। और ठीक है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेजिंग सर्विसेज एंड मटेरियल्स। और ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट रिस्पॉन्सिबल है फॉर परक्योरिंग सर्विसेज एंड मटेरियल्स एंड निगोशिएट्स कंडीशंस ऑफ द परचेज विद द वेंडर्स। और जितने भी निगोशिएट कंडीशंस हैं ये भी सारी परचेजिंग यूनिट्स के अंदर आती हैं। ठीक इसके है बाद परचेज ग्रुप है, की दैट रिप्रेजेंट्स
द बायर और ग्रुप ऑफ बायर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन परचेजिंग एक्टिविटीज। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर वेंडर्स, इसको चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर वेंडर्स भी कहते हैं। एंड की दैट रिप्रेजेंट द बायर्स और ग्रुप ऑफ बायर्स, ठीक ठीक है, रिप्रेजेंट द बायर और ग्रुप ऑफ बायर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन परचेजिंग एक्टिविटीज। तो जो परचेजिंग ग्रुप है बेसिकली सब ग्रुप है एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का, कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ बायर्स को, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर वेंडर्स को। तो इसलिए हम परचेजिंग ग्रुप जो है वो क्रिएट करते हैं फॉर परचेजिंग इन एमएम। ठीक है, यहाँ तक समझ है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। हाँ, उसके बाद चलते हैं जी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ग्लोबल बाइक की हमने बात की थी। ग्लोबल बाइक बेसिकली एक कंपनी है, क्लाइंट है ग्लोबल बाइक, ठीक है। और ग्लोबल बाइक कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ये दो कंपनीज बनी है। इसका मतलब है कि एक क्लाइंट के ऊपर हम मल्टीपल कंपनी कोड्स बना सकते हैं। इस तरह एक कंपनी कोड है ये, दूसरी कंपनी कोड ये ठीक है। है। और इसी तरह फिर हर कंपनी कोड के अपने जो है वो प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट की लेयर है। ठीक है। और इस कंपनी के 3 प्लांट हैं, इस कंपनी के 2 प्लांट हैं। प्लांट मैंने आपको बताया ठीक कि है। ऑल दी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेंटेनेंस जो ऑपरेटिंग एरियाज है वो सारा हमारा प्लांट है, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद हमारा ठीक है। स्टोरेज लोकेशन है। देखिए इस प्लांट के अपने स्टोर हैं, इस प्लांट के अपने स्टोर्स हैं। इसी तरह ये 3 प्लांट यहाँ ठीक पे है। हैं, तो हर प्लांट के अपने ही स्टोर्स अलग हैं। किसी के 3 हैं, किसी के 4 ठीक हैं, किसी के 2 हैं। ये डिपेंड करेगा हमारी यूजेज के ऊपर, हमारे मटेरियल्स के ऊपर, ठीक है। ठीक तो ठीक ठीक इसके अंदर ठीक फिर है। ये सेग्रीगेशन इस तरह कर सकते हैं कि हम 3 स्टोर रख लेते हैं, एक ट्रेडिंग गुड्स के लिए, एक फिनिश गुड्स के लिए और एक मिसलिनियस के लिए, ठीक है। तो ये ठीक है। इस ठीक है। तरह ठीक मटेरियल्स की जो डिफरेंशिएशन है या उसकी सेग्रीगेशन है, उनको सेग्रीगेट करने के लिए हम डिफरेंट जो है वो स्टोरी लोकेशंस को ओपन करते हैं। तो ये ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ठीक स्ट्रक्चर है। आपको ये समझ आ गया होगा कि एमएम के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है। और इसके बाद जी। ग्लोबल बाइक इंटरप्राइजेज फॉर स्ट्रक्चर इन एन एसएपीआरबी लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स के अंदर ये देखें सबसे नीचे अब क्लाइंट चला गया, ठीक है। तो क्लाइंट के नीचे ये ठीक है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये स्टोरेज लोकेशन है, ये शिपिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये एक ठीक है। सेंट्रली ठीक है। सेंट्रल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एक बन गई है। और इस सारी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन क्रिएट हो गई हैं। और हर डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन को आगे एक एक शिपिंग पॉइंट जो वो भी लग गया है। तो ये शिपमेंट के ठीक है। ठीक हिसाब है। से ये थोड़ा वैरी है। और उसके बाद है जी मास्टर डाटा। एमएम के अंदर जो ठीक है। मास्टर है वो सबसे पहले वेंडर मास्टर है। उसके बाद मटेरियल मास्टर डाटा है, परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड है, कंडीशन मास्टर डाटा है और आउटपुट मास्टर डाटा है। वेंडर मास्टर डाटा के ठीक अंदर है। हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, बायर्स, जितने जिनसे हम चीज़ें बेसिकली परचेज करते हैं, वो सारे के सारे हमारे एज ए मास्टर डाटा एमएम के अंदर ओपन होते हैं। मटेरियल ठीक है। मास्टर वो सारी प्रोडक्ट्स जो हम एमएम के अंदर परचेज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं या सेल करते हैं, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स हमारी एज ए मटेरियल मास्टर डाटा ओपन होती हैं एमएम के अंदर। और परचेजिंग ठीक है। इन्फो रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है कि अगर हमने कुछ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड सेव करने हैं कि कौन सा मटेरियल, कौन सा वेंडर, किस रेट के ऊपर हमने परचेज करना, तो डिफरेंट जो है हम इन्फो रिकॉर्ड जो है बना के सेव कर सकते हैं। इसके अलावा ठीक है। कंडीशन मास्टर डाटा है। कंडीशन के अंदर ये प्राइसिंग प्रोसीजर है सारी, कि हमने एक मटेरियल जो है परचेज करना है तो उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस कितनी होगी, उसमें हमने प्राइसिंग किस तरह जो है वो ग्रेडिंग करनी है कि रॉ प्राइस, हाँ। उसमें फ्रेट ऐड करना है, कोई सेल टैक्स ऐड करना है कोई। तो ये सारी कंडीशन मास्टर डाटा के अंदर है। उसके बाद आउटपुट मास्टर डाटा है। आउटपुट मास्टर डाटा के अंदर भी हमारे पास ये सारी चीज़ें हमने मास्टर डाटा के अंदर बनानी होती हैं। वेंडर मास्टर सबसे ठीक है। पहला हमारा है वेंडर मास्टर। हु इज वेंडर? वेंडर contains all the necessary information needed to business with an external supplier। तो इसके वेंडर के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिजनेस विद एन एक्सटर्नल सप्लायर, ठीक है। contains all the necessary information। उसके बाद वेंडर किस लिए यूज होता है? यूज्ड एंड मेंटेन प्रिलिमिनरी बाय द परचेजिंग एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो यूज दोनों दोनों जगह पे यूज होता है। परचेज के अंदर ये बता देता है स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या स्टॉक, कितना परचेज किया, कितना कर लिया, ठीक है। ये देखिए ये एफआई वेंडर है, ये आपका दूसरा वेंडर है। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो एड्रेस आ रहा है, स्ट्रीट, कंट्री, इसका पोस्टल कोड इसका। और दूसरा एफआई वेंडर के अंदर वैलिड फ्रॉम और वैलिड टू, ये इसके अंदर
और ये बता रहा है कि यूज बाय द मेंटेन बाय द प्रिलिमिनरी बाय द परचेजिंग एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स। उसके बाद नीचे थी ठीक एवरी है। वेंडर मस्ट हैव अ मास्टर रिकॉर्ड। हर वेंडर मास्टर का एक मास्टर रिकॉर्ड होता है। और द सप्लायर ठीक मास्टर है। रिकॉर्ड इज क्रिएटेड इन SAP S/4HANA एज ए सेंट्रल बिजनेस पार्टनर मास्टर रिकॉर्ड विद डिफरेंट रोल्स। ठीक है, तो एक जो ठीक है। सप्लायर मास्टर है इसको एज ए जनरल जनरल बिजनेस पार्टनर खोलते हैं, फिर इसको डिफरेंट जो है बिजनेस रोल लगा देते हैं। फॉर सप्लायर दीज आर दी ठीक ऑफन है। बिजनेस पार्टनर रोल्स, उसको वेंडर का और सप्लायर का दो रोल लग जाते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद वेंडर मास्टर के व्यूज जो है, वेंडर मास्टर के अंदर सबसे पहले जनरल व्यू है, फिर कंपनी कोड है, और फिर परचेजिंग डाटा है। तीन टोटल व्यूज हैं जी ठीक इसके अंदर। तो जनरल जो है। ठीक है। डाटा है उसके अंदर ये बताया जाता है कि क्लाइंट लेवल क्या है इसका, इसका एड्रेस क्या है, इसका वेंडर का नंबर क्या है, और प्रेफर्ड कम्युनिकेशन जो है वो मेथड कौन सा है। ये तीन चीजें जो है ये हमारे जनरल डाटा के अंदर आती हैं इसके। एड्रेस उसका, ठीक है। वेंडर ठीक है। नंबर, और प्रेफर्ड कम्युनिकेशन। कंपनी को डाटा के अंदर एफआई की इंफॉर्मेशन होती है कि इसका रिकंसिलेशन अकाउंट क्या है, इसकी टर्म्स ऑफ पेमेंट कौन सी है, और इसका अगर कोई बैंक अकाउंट है तो वो बैंक अकाउंट क्या है। तो ये हमने कंपनी डाटा ठीक। के अंदर जो है डाटा सेव करना होता है। उसके ठीक है। बाद परचेजिंग डाटा, मटेरियल मैनेजमेंट। परचेजिंग के अंदर हमने परचेजिंग करेंसी, सेल्समैन और वेंडर पार्टनर्स, ये हमने चीजें सारी जो परचेजिंग का डाटा है उसके अंदर व्यूज के अंदर डाटा मेंटेन करना होता है। तो जब भी हम वेंडर मास्टर ठीक है। खोलते हैं तो तीन तीन हिस्सों में वेंडर खुलता है। जनरल डाटा, कंपनी को डाटा, और परचेजिंग का डाटा। ठीक है। राइट। और उसके बाद या। वेंडर मास्टर जो है ये थोड़ी सी जनरल एक ओवरव्यू है, जनरल इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। एक क्लाइंट लेवल के ऊपर उसका ये एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस होता है। कंपनी कोड के ऊपर इसका अकाउंट, पेमेंट, बैंक मैनेजमेंट, ये कंपनी कोड पे है। और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसकी इको टर्म्स, करेंसी, पेमेंट टर्म्स, ये सारी परचेजिंग के ऊपर आ जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं जी। मटेरियल मास्टर। मटेरियल मास्टर के अंदर है, मटेरियल मास्टर कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अ कंपनी नीड्स टू मैनेज अबाउट अ मटेरियल। तो सबसे पहले मटेरियल मास्टर में क्या चीज़ है कि कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अ कंपनी नीड्स टू मैनेज अबाउट अ मटेरियल। तो ऑल सारी इंफॉर्मेशन जो कंपनी को मैनेज करने के लिए जरूरत है वो सारी इसके अंदर होती है। और दूसरी इसके बाद है, इट इज यूज्ड बाय मोस्ट कंपोनेंट्स विद इन SAP सिस्टम, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, प्लांट मेंटेनेंस, अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट। ये सारे वो मॉड्यूल्स हैं और लॉजिस्टिक एरियाज हैं जहाँ पे ये मटेरियल मास्टर यूज होता है। सेल्स के अंदर जो सेल्स होती है वो भी मटेरियल है, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर मटेरियल है, प्रोडक्शन के अंदर मटेरियल है, और प्लांट मेंटेनेंस के अंदर भी मटेरियल यूज होता है। तो ये सारे मॉड्यूल है जहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मास्टर का डाटा जो है वो यूज होता है। इसके बाद है मटेरियल मास्टर डाटा इज स्टोर्ड इन फंक्शनल सेगमेंट्स कॉल्ड व्यूज। ठीक है। तो कुछ भी हम्म। इसमें फंक्शनल सेगमेंट्स हैं जिसको हम व्यूज कहते हैं। तो वो फंक्शनल क्या है, ये इसके मटेरियल व्यूज हैं। सबसे पहले बेसिक डाटा, उसके बाद जो है इसका सेल्स डाटा, उसके बाद इसका परचेजिंग का डाटा, मटेरियल प्लान डाटा, फॉर कॉस्टिंग है, स्टोरेज डाटा, क्वालिटी डाटा, अकाउंटिंग डाटा। तो ये सारे इसके क्या है, फंक्शनल सेगमेंट्स दैट कॉल्ड व्यूज। तो ये सारे फंक्शनल सेगमेंट्स हैं। जो भी फंक्शनल सेगमेंट इसके ऊपर एक्टिवेट करेंगे वही एक्टिविटीज हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकेंगे मटेरियल मास्टर के ऊपर। जो फंक्शनल सेगमेंट एक्टिवेट नहीं होगा उसके ऊपर कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल एक मटेरियल के ऊपर हमने परचेजिंग का फंक्शन एक्टिवेट नहीं किया तो परचेज नहीं हो सकती। एक हमने के ऊपर सेल्स का जो फंक्शन एक्टिवेट नहीं किया, जो को व्यू कहते हैं, तो सेल्स जो है वो मटेरियल सेव नहीं हो सकता। अगर अकाउंटिंग का कोई व्यू नहीं लगाया तो हम इसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकते। तो ये मटेरियल हम्म। मास्टर है। तो मटेरियल मास्टर भी इसी तरह ओपन होता है जिस तरह हमने वेंडर बताया था कि क्लाइंट के ऊपर सबसे पहले नेम, उसका वेट और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये इसकी जनरल इंफॉर्मेशन है। उसका नेम, वेट और यूनिट ऑफ मेजरमेंट बेसिक इंफॉर्मेशन है, जिसको हम ये कहते हैं जी जनरल इन्फॉर्मेशन। उस पर सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इन्फॉर्मेशन है, डिलीवरिंग प्लान क्या है, उसका लोडिंग ग्रुप क्या है, और स्टोरेज लोकेशन के हिसाब से उसकी स्टॉक क्वांटिटी क्या है। तो ये स्टोरेज लोकेशन के हिसाब से ये चीज़ है। उसके बाद ठीक है। परचेजिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड। परचेजिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड के अंदर फ्रेमवर्क फॉर परचेज ऑर्डर कंटेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ वेंडर एंड अ मटेरियल। अगर हमने किसी वेंडर को किसी मटेरियल के साथ रिलेशन बना के इन्फो रिकॉर्ड बना दिया तो वो जो है वही फिर यूज हो सकेगा। हम उसको, उसकी टर्म्स ऑफ पेमेंट्स, उसका प्राइस, उसकी डिलीवरी डेट, वो सारी चीज़ें जो क्या है हम ये जो है इसके अंदर इन्फो रिकॉर्ड करना देंगे। और कैन बी क्रिएटेड,
परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड ठीक है। कैन बी क्रिएटेड मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली कोटेशन से भी क्रिएट हो जाती हैं, और ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर से भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हम्म, हैं रिकॉर्ड्स। उसके बाद है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के अंदर वेंडर एवेल्यूएशन है, तो वेंडर की एवेल्यूएशन हम कर सकते हैं, कौन सा वेंडर हमारे लिए बेस्ट है, किसका क्वालिटी के प्यार के ऊपर ज़रा अच्छा है, किसके डिलीवरी डेट अच्छी हैं, किसके रेट अच्छे हैं, तो वेंडर की वैल्यूएशन हम बाद में ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड के ऊपर कर सकते हैं। और ठीक है। ठीक परचेजिंग है। इंफॉर्मेशन ठीक। रिकॉर्ड के अंदर होता क्या है, अलाउज बायर्स टू क्विकली डिटरमन allows buyers to quickly determine which vendors have offered or supplied specific material. Again, for record हम्म। contains data on pricing and conditions, last purchase order, tolerance limits for delivery, specific lead times, availability periods, vendor evaluation data। ये सारी चीजें इन्फो रिकॉर्ड के अंदर शामिल होती हैं। उसके बाद ठीक है। सर्व्स एज ए डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन फॉर परचेज ऑर्डर, तो ये एज ए डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन भी यूज हो जाती है कि अगर हमने उसके अंदर लास्ट परचेज ऑर्डर, ये सारी चीजें अगर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड के अंदर डाल दी हैं, तो जब भी परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड करेंगे तो ये सारी डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन जो है परचेज ऑर्डर के अंदर आ जाएगी। ठीक है। ठीक उसके है। बाद है ठीक है। जी मास्टर ठीक डाटा। है। ठीक। मास्टर डाटा के अंदर है जी, कभी कोई भी परचेज ऑर्डर लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मटेरियल मास्टर चाहिए और वेंडर मास्टर चाहिए, और तीसरी चीज हमें ठीक है। परचेजिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड चाहिए। तो ये तीन चीजें मिलके क्या बनता है, एक हमारा परचेज ऑर्डर बन जाता है। ठीक है। परचेज ऑर्डर बन। मटेरियल ठीक है। खुलेगा, ठीक है। वेंडर खुलेगा, उसका इन्फो रिकॉर्ड बनेगा, और हमारा परचेज ऑर्डर जो है वो बन जाएगा। ये इसका ठीक है। process ठीक है। है। ठीक है। उसके बाद है जी, जब परचेज ऑर्डर बन जाता है तो उसके बाद है जिसका जी प्रोक्योर टू पे प्रोसेस, जो मटेरियल मैनेजमेंट का सबसे कोर प्रोसेस है, प्रोक्योर टू पे। इसमें सबसे पहले जो परचेज रिक्विजिशन चलती है, जिसको हम पीआर बोलते हैं। उसके बाद वेंडर हम्म। सिलेक्शन होती है, जहाँ जिससे हम कोटेशंस बनाते हैं डिफरेंट किस्म की, हम्म। और फिर परचेज ऑर्डर बन जाता है जो वेंडर की सिलेक्शन के बाद। उसके बाद फिर हो जाता है वेंडर नोटिफाई, वेंडर वेंडर को नोटिफाई किया जाता है कि हमने परचेज ऑर्डर लगा दिया है। हम्म। उसके बाद वेंडर की शिपमेंट आती है, फिर शिपमेंट को जैसे ही शिपमेंट आती है फिर हम सिस्टम में उसकी गुड रसीड्स करते हैं। गुड रसीड्स करने के बाद फिर उसकी हम मायरो करते हैं, इनवाइस रसीड्स करते हैं, जो इनवाइस सिस्टम के अंदर बन जाती है। और जब इनवाइस बन जाती है फिर हम उसको पेमेंट टू वेंडर्स कर देते हैं, जितनी भी उसकी पेमेंट होती है वो हम वेंडर को कर देते ठीक हैं। है। तो ये प्रोक्योर टू पे पे का प्रोसेस है, प्रोक्योर टू पे का। और उसके बाद है परचेज एक्विजिशन। आप सबसे पहला जो है परचेज एक्विजिशन, इंटरनल डॉक्यूमेंट हम्म। इंस्ट्रक्टिंग द परचेजिंग डिपार्टमेंट टू रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। तो ये डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर परचेजिंग डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद इसमें क्या होता है जी, रिक्विजिशन कैन बी क्रिएटेड टू वेज, डायरेक्टली एंड मैनुअली। उस इसके ठीक अंदर है। होता है जी, पर्सन क्रिएटिंग डिटरमाइंस व्हाट हाउ मच एंड व्हेन। इसके अंदर होता है पर्सन क्रिएटिंग डिटरमाइंस व्हाट क्या चाहिए, हाउ मच कितना चाहिए, एंड व्हेन और कब कब चाहिए। तो ये तीन चीजें जो हैं हम जो है परचेज एक्विजिशन के अंदर करते हैं। इनडायरेक्टली और ऑटोमेटिकली के अंदर एमआरपी जो है, ये एमआरपी से आ जाती हैं, परचेज ऑर्डर से, मेंटेनेंस ऑर्डर से और सेल्स ऑर्डर से। और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से भी क्रिएट हो जाती हैं, एमआरपी से, परचेज प्रोडक्शन ऑर्डर से, मेंटेनेंस ऑर्डर से, यहाँ से भी परचेज एक्विजिशन क्रिएट हो जाती हैं। उसके बाद ठीक रिक्विजिशन है। रिक्विजिशन सोर्सिंग। Once the requisition has been assigned a source of supply, it can be released for processing. There are variety of ways that a purchasing department can process a requisition to determine the appropriate source of supply. ठीक है। उसके बाद है इंटरनल सोर्सिंग रिक्वायरमेंट है, सोर्स लिस्ट है, आउटलाइन एग्रीमेंट है, आरएफक्यू है। तो कहाँ कहाँ से परचेज क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी वो चीजें हैं, इंटरनल सोर्सिंग रिक्वायरमेंट है, और सोर्स लिस्ट है, आउटलाइन एग्रीमेंट है, और आरएफक्यू है। इसके जो इससे आगे ठीक है। जो बन सकते हैं परचेज एक्विजिशन के ऊपर। और इंटरनल सोर्सेज के ठीक है। अंदर द रिक्विजिशन फॉर मटेरियल्स कुड बी सेटिस्फाइड बाय सोर्सेज विद इन आवर कंपनी। It is possible that a plant within your firm could represent a potential source of supply for the material needed centralized warehouse. If an internal source is defined, the requirement is covered by the internal procurement transaction stock transport order. तो इसके अंदर क्या चीज़ है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंपनी के अंदर डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, एक प्लांट अगर कोई चीज़ परचेज कर रहा है, हो सकता है वो दूसरा प्लांट वही चीज़ जो है प्रोड्यूस कर रहा हो, तो हम विद इन अ कंपनी डिफरेंट प्लांट के अंदर भी स्टॉक जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है हमारा, ये स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम चीज़ें सेल्स परचेज कर सकते हैं विद इन अ कंपनी, प्लांट टू प्लांट। उसके बाद है जी ठीक है। सोर्स ठीक है। लिस्ट।
A source list is a record that specifies the allowed means for procuring a material for a certain plant within a given time period. A source list is a record. If the list contains a sole source, the system will assign the vendor to the requisition. If the several options exist in the system, will display a list of vendor for you to choose from. ठीक है. If no source list has been established, the system will revert to search information record. सोर्स लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट सोर्स लिस्ट बना सकते हैं कि कौन सा मटेरियल किस वेंडर से परचेज करना है, तो डिफरेंट सोर्स लिस्ट बन जाएंगी और सोर्स लिस्ट से फिर हम ठीक है। वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं. आउटलाइन एग्रीमेंट में ठीक क्या है। होता है? एक्विजिशन कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म परचेजिंग एग्रीमेंट. आउटलाइन एग्रीमेंट होता है अगर हमने परचेज ऑर्डर की जगह पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है कि हमने वन टाइम परचेज नहीं करनी, हमने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना है, 2 साल का करना है, 5 साल का करना है, तो उसके लिए एक एग्रीमेंट जो है वो एज ए कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. उसके अंदर भी मटेरियल ग्रुप सर्विसेज, तो ये सारी चीजें आउटलाइन एग्रीमेंट के अंदर होती हैं. उसके अंदर स्केजुलिंग एग्रीमेंट, टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज स्प्रेड ओवर द सर्टेन पीरियड इन अ डिलीवरी स्केड्यूल कंसिस्टिंग ऑफ लाइन ऑफ इंक्लूडिंग द क्वांटिटीज एंड देयर प्लान डिलीवरी डेट. तो ये सारी चीजें आउटलाइन एग्रीमेंट के अंदर होती हैं. उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर ठीक कोटेशन. है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के अंदर होता है इफ नथिंग एग्जिस्ट इन द सिस्टम वी मे नीड टू सबमिट अ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन टू आवर वेंडर. अगर कोई भी चीज हमारे इसमें नहीं है, जिसका रेट सिस्टम में नहीं है, एन RFQ इज एन invitation to a vendor by a purchasing organization to submit a bid for the supply of materials or services. तो बेसिकली एक इनविटेशन होता ठीक है है। वेंडर को कि हमें जो एक बिड लगाए कि ये कौन सी चीज कितने में देगा. द एक्सेप्टेंस कोटेशन विल बी जनरेट परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड्स परफॉर्म कोटेशन प्राइस कंपैरिजन फाइनली सेलेक्ट अ कोटेशन. तो परचेज रेक्विजिशन जो बनती है उसकी बेस पे हम कोटेशन बनाते हैं और कोटेशन हम डिफरेंट बनाते हैं. 2 से 3 वेंडर को एक कोटेशन ये भेज दी, ये भेज दी, ये भेज दी. फिर तीनों के जब रेट आ जाते हैं फिर एवेल्यूशन होती है और एवेल्यूशन होने के बाद या तो रिजेक्ट हो जाता है या परचेज ऑर्डर बन जाता है. ये हमारा रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का प्रोसेस है. ठीक है। ठीक रिक्वेस्ट है। फॉर कोटेशन, ठीक द है। कोटेशन रिसीव्ड बाय योर कंपनी इज अ लीगली बाइंडिंग ऑफ ऑफर्स should decide to do business with the vendor containing price and conditions for the material specified in the RFQ for predefined period of the time. In SAP, the RFQ and quotation will become a single document. You will enter the document response in the RFQ. तो ये सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जो बेसिकली हम वेंडर को भेजते हैं और वेंडर से फिर जो रिस्पॉन्स होता है उसके हम सिस्टम के अंदर रेट जो है वो मेंटेन कर देते हैं. उसके बाद जो ठीक है। वेंडर ठीक है। एवेल्यूशन वंस आइडेंटिफाइड, वेंडर की एवेल्यूशन किस बेस पे होती है? वेंडर एवेल्यूशन हैज परचेजिंग एवेल्यूएट vendors for sourcing while also enabling the company to monitor vendor relationship through performance scores and criteria you put in the place. Sports a maximum number of 99 main criteria and 20 sub criteria. तो वेंडर को वैल्यूएशन करने के लिए टोटल 99 है और मिनिमम जो 20 मेन क्राइटेरियाज हैं जिसके अंदर है प्राइस लेवल, प्राइस हिस्ट्री, क्वालिटी के अंदर है गुड रिसीट्स, क्वालिटी ऑडिट, कंप्लेंट्स, रिजेक्शंस लेवल, ऑन टाइम डिलीवरी, क्वालिटी रिलायबिलिटी, कंप्लायंस विद द शिपिंग इंस्ट्रक्शन, कंफर्ट, कंफर्मेशन डेट. तो ये वो सारे बेसिकली मेजरमेंट्स है जिसकी बेस पे हम वेंडर की वैल्यूएशन करते हैं. अगर हमने किसी भी वेंडर को की स्कोरिंग करनी हो, उसकी वैल्यूएशन करनी हो कि हमारे जो जितने भी वेंडर्स हैं उसके अंदर सबसे अच्छा वेंडर कौन सा है, जो हमें प्राइस लेवल अच्छे ये वाला टॉपिक हमने पहले शायद नहीं किया है, ये वेंडर वैल्यूएशन नहीं। वेंडर वैल्यूएशन बेसिकली हमारे इन्फो रिकॉर्ड की बेस पे वेंडर वैल्यूएशन हमारी अच्छा। होती है. ठीक है. ठीक है। ठीक उसके बाद ठीक है। परचेज ऑर्डर है. ठीक। परचेज ऑर्डर, ठीक है। परचेज ऑर्डर इज अ फॉर्मेट रिक्वेस्ट टू अ वेंडर फॉर स्पेसिफिक मटेरियल सर्विस अंडर द स्टेटेड कंडीशन. जब हमारी कोटेशन बन जाती है फिर हमारा एक फॉर्मल रिक्वेस्ट बन जाती है. परचेज ऑर्डर कैन बी क्रिएटेड मैनुअली रेफरेंस टू